वेलकम टू यूपीएससी 5 बिलीव एंड बिकम। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, जी हाँ, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स की लेक्चर सीरीज़ में हम ये आज पहला लेक्चर लेके आए। आई गॉट मैनी कॉल्स एंड रिक्वेस्ट कि सर इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को लेके नेट पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो उसी को ओवरकम करने के लिए हम आप सबके लिए आज लेक्चर 1 लाए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी, क्या इंट्रोडक्शन होनी चाहिए पॉलिटिकल थॉट्स को। एक इंट्रोडक्शन लेके चलेंगे कि किस तरह से सिलेबस है और क्या किस तरह से उस सिलेबस को फर्दर बाइफर्केशन कर सकते हैं, और किस तरह से हमें इसमें डू एंड डोंट्स का ध्यान रखना है, और क्या प्लस हैं क्या नेगेटिव्स हैं इस सेक्शन के। काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन है, सब जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो क्या सिलेबस है इंडियन पॉलिटिकल थॉट का। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो मैं इस सिलेबस को दो हिस्सों में बांट देता हूँ। एक तो हमारे आ जाते हैं एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि जो थॉट्स होते हैं दे आर ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस एंड द एरा। कि वो स्पेस हो गया कि कहाँ किस टाइम की किस जगह की बात कर रहे हैं, एंड एरा हो गया किस टाइम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एंशियंट एरा की बात कर रहे हैं और स्पेस हो गया इंडियन, तो इसलिए इसको हम कहेंगे एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। तो यहाँ पे हमें तीन चीज़ें कवर करनी है: धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र जिसको दंड शास्त्र भी कहते हैं, और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम जो ये मेजर ट्रेडिशंस हैं जो हमने एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कवर करने हैं, इसकी बाइफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं हम देखेंगे। और जहाँ मैं फिर बात करता हूँ, फिर मेडिवल रीजन आप जानते हैं ना, हमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से मेडिवल एरा को पढ़ना था ना, हम इंडियन जो पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ रहे हैं उसमें मेडिवल एरा को पढ़ेंगे। बिकॉज मेडिवल एरा जो थी वो एक ब्लैक एरा कहा जाता है। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय द रिलीजियस डॉक्ट्रिन। तो 7th सेंचुरी से लेकर 30th सेंचुरी तक जो एडी के एरा रहा है उसको हम मेडिवल एरा कहते हैं। और इट वॉज कम्प्लीटली ओवरशैडो बाय द रिलीजियस थिंग, चाहे वो वेस्ट की बात करें चाहे इंडिया की बात करें। तो इसलिए हम मेडिवल पॉलिटिकल थॉट्स नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिर हम सीधा डायरेक्ट आते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स को। दिस आर द मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। देखिए बहुत खूबसूरती है इस चीज़ की कि ये सारे जो हमारे थिंकर्स हैं, चाहे सर सैयद अहमद खान जी हो, अरबिंदो जी हो, गांधी जी हो, अम्बेडकर जी हो या रॉय जी हो, ये सारे थिंकर जो है सेम स्पेस सेम ईरा के बिलोंग करते हैं। एक किस्म से ये हमारी जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री है। आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री है 1905 ऑनवर्ड्स। इन सब का मोटो एक ही था, दैट इज़ टू गेन इंडिपेंडेंस। तो इसलिए इजी टू अंडरस्टैंड है, काफ़ी इजी है। सेम स्पेस सेम एरा से बिलोंग करते हैं, सबका मोटो भी सेम था, दैट इज़ टू गेन इंडिपेंडेंस, टू ऑब्टेन फ्रीडम। भले ही रास्ते जो हैं, पर्सपेक्टिव जो हैं अलग अलग रहे हों। अम्बेडकर जी का जो पर्सपेक्टिव है वो कास्ट पर्सपेक्टिव रहा है। एम एन रॉय की बात करें, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म एंड देन रेडिकल आइडियाज़ की तरफ से रहा है। अरबिंदो जी की मैं बात करूँ, मास पार्टिसिपेशन एंड द आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिज्म की तरफ से था। तो इन सब का कहीं ना कहीं मोटो एक ही था, दैट इज़ टू गेन द इंडिपेंडेंस। बट देयर पर्सपेक्टिव वर डिफरेंट, और सेम एरा और स्पेस से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक कॉन्टीन्यूटी बनी मिलेगी आपको। तो सिलेबस को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ अगर मैं ओवरऑल देखूँ। एक तो मेरा हो गया एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, और एक हो गया मेरा मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि जो एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स है उसको मैं कैसे फर्दर वेरिफिकेशन उसकी फर्दर कैसे बाइफरकेट कर सकता हूँ उस चीज़ को। देखिए अगर जो हमें एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे इसको हम एक किस्म से, ये जो मैं आपको बाइफिकेशन बता रहा हूँ, ये भीखू पारक जी ने एक बाइफिकेशन दी थी कि मेजर ट्रेडिशन जो इंडिया में है वही है। उसी तरीके से अगर हम सिलेबस को देखें तो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगी। ये मैं आपको फर्दर डिटेल में आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ। तो हम दो तरह से इसकी ट्रेडिशंस को हम बाइफिकेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ द हिंदुज़म एंड सेकेंड इज़ द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। ओके तो हिंदुइज्म में हमने दो चीज़ें पढ़नी है दोस्तों। वन इज़ द धर्मशास्त्र, सेकेंड वी हैव टू स्टडी द दंड शास्त्र। यहाँ पे मैं बात करूँ धर्मशास्त्र की, तो धर्मशास्त्र कुछ नहीं दोस्तों, इट इज़ द थॉट्स ऑफ द मनु, जो कि मनु स्मृति की फॉर्म में हमें मिलती हैं। मनु स्मृति
यही हमने धर्मशास्त्र में बुक के इसके बारे में पढ़ना है कि थॉट्स ऑफ मनु क्या थे, किंगशिप को लेके हों, उनकी थ्योरीज को लेके हों। तो थॉट्स ऑफ मनु क्या रहे हैं जो मनुस्मृति में उन्होंने लिखे हुए हैं, उसी चीज़ को हम बोलते हैं धर्मशास्त्र। और धर्मशास्त्र कुछ नहीं है दोस्तों, इस तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या हो गया, थॉट्स ऑफ कौटिल्य, कि कौटिल्य के क्या डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं, ये सब हमने पढ़ना है। तो एक इतना इजी सिलेबस है। देखिए एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स का दो तरीके से डिवाइड हो सकता है, बुद्धिज़्म एंड हिंदुइज्म की तरह से। हिंदुइज्म ट्रेडिशन जो है उसमें दो चीज़ें हमने पढ़नी है, मेन धर्मशास्त्र एंड अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है इट बिलोंग्स टू द ट्रेडिशन ऑफ दंडशास्त्र। और अर्थशास्त्र कुछ नहीं है दोस्तों, ये कौटिल्य के ही व्यूज़ हैं, थॉट्स हैं। और धर्मशास्त्र कुछ नहीं है, वो मनुस्मृति है, थॉट्स ऑफ मनु है। तो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स मैंने आपको बताया, दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मेन जो आपके सेम स्पेस और एरा से बिलोंग करते हैं, और ये सब थिंकर्स के व्यूज़ पढ़ने हैं हम लोगों को। और इन सब का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू गेन द इंडिपेंडेंस। देखिए इस एडवांटेजेस क्या है इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेक्शन के, आप देखेंगे इट्स अ वेरी स्कोरिंग सेक्शन। आप कहेंगे कैसे सर, बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट फ्लैट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर अब मैं रिसेंटली 2021 की बात करूं तो अंबेडकर्स आइडिया ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पूछा गया था। या अगर 2018 में अंबेडकर्स आइडिया ऑन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो उन्होंने उनके व्यूज़ लिखे हैं उसके बारे में पूछा गया था। ये मंडल थ्योरी पूछ ली जाती है कौटिल्य की। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, फ्लैट क्वेश्चंस हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की तरह घुमाए हुए क्वेश्चंस नहीं आते हैं। दे आर सिंपलर टू अंडरस्टैंड देन द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। बहुत ईजी हैं इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। और हम थोड़े इससे रिलेटेड भी हैं तो हमें जल्दी समझ आ जाता है, हमने वैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होती है, तो ईजिली हम इस चीज़ को समझ लेते हैं दोस्तों। कॉन्टीन्यूटी में है, सेम एरा स्पेस से बिलोंग करते हैं। हम देखेंगे कि जो हमारे एंशियंट पॉलिटिकल थॉट्स हैं और जो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स हैं, एक कॉन्टीन्यूटी उसमें मिलती है। जो व्यूज़ हमारे, जिस तरह के व्यूज़ की नेचर हमारे एंशियंट पॉलिटिकल थॉट में रही है, उसी तरह से हमारे मॉडर्न एरा में भी वैसे ही कुछ हद तक व्यूज़ रहते हैं। तो रिलेटेड टू द मॉडर्न हिस्ट्री दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो चलिए दोस्तों, अब पहला टॉपिक शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन। जानते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स का स्टेटस क्या है वर्ल्ड में। तो देखिए जहाँ तक इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करें, वेस्ट जो है, वेस्ट ने हमेशा इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को जो है निगलेक्ट किया है, उसको उतनी रिकग्नाइजेशन नहीं दी है जितनी वो डिज़र्व करती है। वेस्ट का मानना है, इट इज़ वाइडली अज्यूम्ड एंड कंसीडर दैट कि इंडिया इज़ नॉट अ प्लेस, दोस्तों यहाँ पे पॉलिटिकल विजडम आप नहीं ढूंढ सकते हैं। इट इज़ नॉट अ प्लेस टू लुक फॉर द पॉलिटिकल विजडम। बट हाँ, अगर आपको स्पिरिचुअल विजडम चाहिए तो इंडिया इज़ अ गुड प्लेस टू लुक फॉर, बट पॉलिटिकल विजडम आपको यहाँ नहीं मिलेगा, ऐसा अज्यूम किया जाता है बाय द वेस्टर्न नेशंस। ओके, और वो कहते हैं कि जो इंडिया है ये पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक जो कल्चर है लैक करते हैं। दे हैव टोटली इग्नोर द मटेरियल वेलबींग। देखिए पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल विजडम की जो हम बात करते हैं, पॉलिटिकल या स्ट्रैटेजिक कल्चर की बात करते हैं, वो क्या है, वो दोस्तों एक्चुअल में मटेरियल वेलबींग की बात हो रही है यहाँ पे। तो कहते हैं इंडिया ने मटेरियल वेलबींग को टोटली इग्नोर किया है और सिर्फ एक ही एक्सपेक्ट की तरफ, एक ही नज़रिए की तरफ अपने आप को ग्रो की है, दैट इज़ द स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल एक्सपेक्ट। और उसके अलावा जो मटेरियल वेलबींग की बात करेंगे, पॉलिटिकल कल्चर स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, पॉलिटिकल विजडम की बात करेंगे, वो इंडिया ने टोटली इग्नोर किया, ऐसा वेस्ट का मानना है। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो होता है वो दिस वर्ल्डली, मटेरियल वर्ल्डली, इस दुनिया की दिस वर्ल्डली, और एक अदर वर्ल्ड होता है, अदर वर्ल्ड जो हम कैसे वर्ल्ड ऑफ गॉड कहते हैं। तो कहते हैं पॉलिटिक्स जो होता है वो दिस वर्ल्डली, मटेरियल वैल्यूइंग की बात होती है। जो इंडिया है उसने हमेशा अदर वर्ल्ड या वर्ल्ड ऑफ गॉड के बारे में बात की है, ना कि उसने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक कल्चर की बात की है, ना उसने मटेरियल वर्ल्ड की बात की है। दे हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट, दे हैव ऑलवेज लाइक रिटन अबाउट द अदर वर्ल्ड थिंग्स, ऐसा अज्यूम किया जाता है। बट दिस इज़ नॉट 100% करेक्ट। देखिए मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि जो वेस्ट ने हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को इग्नोर किया है दोस्तों, उसके पीछे 4 मेन रीजंस हैं जो मैं भी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ टोटली, आप कहेंगे कि 100% करेक्ट नहीं है कि इंडिया में पॉलिटिकल थॉट्स लैक किया जाता था। अगर आप देखें महाभारत, रामायण, उसके बाद अर्थशास्त्र, शुक्रनीति, मनुस्मृति और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, जैन टेक्स्ट, कितनी सारी बुक्स हैं जिसमें आपको बहुत सारे पॉलिटिकल थॉट्स मिलते हैं, स्टेट क्राफ्ट के बारे में बातें मिलती हैं दोस्तों, आपको पॉलिटिकल विजडम मिलता है, आपको एक गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशंस क्या हैं, किंग की ड्यूटीज़ क्या हैं, सब कुछ मिलता है। तो दिस इज़ नॉट 100% करेक्ट टू से कि इंडिया हैज़ इग्नोर्ड द पॉलिटिकल विजडम। बट हाँ, लेकिन इंडिया को जो इग्नोर किया गया है पॉलिटिकल विजडम बिकॉज ऑफ सम रीजंस, एंड दे आर मेनली 4 रीजंस। देखिए पहला रीज़न तो एथनोसेंट्रिक
एटीट्यूड है। एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड में क्या होता है कि हम अपने जो कल्चर है, वेस्ट का जो कल्चर था, उन्होंने उसको एक स्टैंडर्ड मान लिया था और कहा था कि जो इससे मैच नहीं करता वो पढ़ने लायक ही नहीं है। तो उनका एक अपना एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड था। दे कंसीडर देमसेल्व्स सिविलाइज, सुपीरियर, हमारे ही अपना जो है स्टैंडर्ड है। अगर हम इस स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करके देखें इंडियंस का, तो वो कहीं पे सामने हमारे नहीं आते। तो इसलिए उन्होंने अपने एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड के कारण इस चीज़ को इग्नोर कर दिया दोस्तों। दूसरी बात है, उनको कल्चर और अपनी आइडियोलॉजिकल हेजीमनी मेंटेन करनी थी दोस्तों। आपको पता है, जो वेस्ट हमारे वेस्टर्न जो स्पेशली यूरोपियन नेशन थे, जब वो रूल करने गए पूरी दुनिया पे, तो उन्होंने कहा कि दे आर द ओनली सुपीरियर वन। उसकी अपनी कल्चर और आइडियोलॉजिकल हेजीमनी दे वांट टू एस्टैब्लिश, जिसके कारण वो उन्होंने अपनी एक वाइट मैन बर्डन थ्योरी दी थी कि हम वाइट मैन हैं, हमें दुनिया को सिविलाइज बनाने का बर्डन दिया गया है, तो इसलिए हम आप लोगों को भी रूल कर रहे हैं। तो वो अगर अपने कल्चर और आइडियोलॉजिकल हेजीमनी को इम्पोज नहीं करते तो वो हम पे रूल कैसे करते। तो दिस वाज द वन रीज़न कि उन्होंने इंडियन पॉलिटिकल थॉट को इग्नोर किया कि अगर हम इनको रिकग्नाइज कर लेंगे तो इंडियंस भी कहीं ना कहीं अपने आप को सुपीरियर मानना शुरू कर देंगे। उस चीज़ को इग्नोर करने के लिए और अपना रूल है उसको इम्पोज करने के लिए इन्होंने कल्चर सुपरिज्म को किया। तीसरा रीज़न दोस्तों एक आता है यूनिवर्सलिज्म। देखिए यूनिवर्सलिज्म क्या है कि वो दुनिया भर में अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने कल्चर को, अपने जो आइडियोलॉजी है उसी को इस्टेब्लिश करना चाहते थे ताकि वो पूरी दुनिया पे रूल कर सके। जैसे एक टाइम पे आपको पता है कहते थे कि सूरज जो है, सन नेवर सेट ओवर द एम्पायर ऑफ द ब्रिटिश। तो इतना बड़ा ब्रिटिश एम्पायर था उस समय। तो इस चीज़ को यूनिवर्सलिज्म कैसे उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि हमारा कल्चर ही सुपीरियर है, हम ही सिविलाइज्ड है। एक अपने कल्चर को यूनिवर्सल कल्चर बनाने की कोशिश थी ताकि वो अच्छे से दुनिया पे रूल कर सकें। देखिए फोर्थ रीज़न जो आता है कि उनका जो है नैरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ। देखिए यहाँ पे जो चौथा पर्सपेक्टिव है, यही पर्सपेक्टिव प्रोफेसर वी.आर. मेहता जी यहाँ पे कहते हैं कि जो इंडियन थॉट्स को वेस्ट जो है रिकॉग्नाइज करने में इसलिए फेल हो गई बिकॉज दे हैव अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंडियन वे ऑफ लाइफ। जो इंडियन हमारे जो यूनिक तरीका है जीने का, वी हैव अ यूनिक आर ऑन वे ऑफ लाइफ, जो इंडियन वे ऑफ लाइफ है उसको वेस्ट कहीं ना कहीं फेल हुआ है अंडरस्टैंड करने में, इसलिए वो हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। ऐसा मानना था प्रोफेसर वी.आर. मेहता जी का। तो इसके आगे वो कहते हैं, देखिए वो कहते हैं अगर हम आउटलुक ऑफ ईस्ट और वेस्ट की बात करें यहाँ पे, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस एक आता है ईस्ट और वेस्ट के आउटलुक में। जो वेस्ट है दोस्तों वो हमेशा डिकॉटमस लाइंस, मतलब दे कंसीडर डिकॉटमस लाइन मतलब एक सेपरेशन लेके चलता है। डिकॉटमस का मतलब यहाँ पे होता है सेपरेशन। तो जो वेस्ट है दे ऑलवेज थिंक इन अ डिकॉटमस लाइन। वो मैन और सोसाइटी में डिफ्रेंशिएट करके चलता है, एक सेपरेट कंसीडर करता है। अटोमिस्टिक मैन, इंडिविजुअल मैन की बात करता है और मैन और सोसाइटी में एक डिफ्रेंसिएशन लेके चलता है। नेचर और कल्चर के बारे में डिफ्रेंसिएशन लेके चलता है। पॉलिटिक और एथिक्स के बारे में भी एक सेपरेशन लेके चलता है। उनको डिफरेंट कंसीडर करता है, उनको सिमिलर कंसीडर नहीं करता। अनलाइक द ईस्ट, वेस्ट में दोस्तों यूएसए, यूके, ये सब नेशंस आ जाते हैं। और जो बात करता हूँ ईस्ट की, जैसे हमारे साउथ एशियन नेशन है, हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली हम इंडिया की बात करेंगे, वी कंसीडर मैन एंड द सोसाइटी एज वन, वी कंसीडर नेचर एंड द कल्चर एज वन। तभी हम नेचर की पूजा करते हैं, वो हमारे कल्चर का पार्ट है। हम नेचर और कल्चर को एक किस्म से कंसीडर करते हैं। हम मैन और सोसाइटी को एक ही लेके चलते हैं। हम कहते हैं कि कम्युनिटी की बात करते हैं, कम्युनिटेरियन नेचर में क्या हैं हम लोग। पॉलिटिक्स में एथिक्स की बात करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आप देखेंगे मैकियावेली जो था, मैकियावेली ने सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स और एथिक्स की बात की है। उसने कहा कि देयर इज़ नो रोल ऑफ एथिक्स इन पॉलिटिक्स। मोरालिटी और एथिक्स का कोई रोल नहीं है पॉलिटिक्स में। सेपरेशन ऑफ एथिक और पॉलिटिक्स की बात करता है। लेकिन हम लेके चलते हैं कि ये एथिकल नहीं है, पॉलिटिक्स में भी एथिक्स होनी चाहिए, सबको एक ही कंसीडर करते हैं। तो दिस इज़ द मेन जो वो बात कर रहे हैं कि वेस्ट हमारे को समझ नहीं पाया, हमारे वे ऑफ लाइफ को, इसलिए वो हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को समझ नहीं पाया। जो वी.आर. मेहता जी का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, प्रोफेसर वी.आर. मेहता जी का, वही चीज़ वो कह रहे हैं कि वेस्ट जो है डिकॉटमस लाइन में सोचता है, दे सेपरेट मैन एंड द सोसाइटी, नेचर, कल्चर, पॉलिटिक, एथिक्स, इन सबको सेपरेट लेके चलता है। लेकिन वी इंडियंस, राइट, वी कंसीडर देम वन। हम इन सबको एक साथ लेके चलते हैं। हम एटॉमिस्टिक मैन की बात नहीं करते हैं, वेस्ट करता है इंडिविजुअलिज्म की बात। हम कम्युनिटेरियन की बात करते हैं, हम सोसाइटी की बात करते हैं, कम्युनिटी की बात करते हैं।
तो इंडिया जो है दे हैव ऑलवेज लुक्ड इन द कॉन्टिन्यूटी, वी हैव नेवर सेपरेटेड दिस। हम एक कॉन्टिन्यूटी में देखते हैं, हम देखते हैं कि पॉलिटिक और एथिक्स एक ही लेके चलेगा, एक ही कॉन्टिन्यूटी में उसको कंसीडर करके चलते हैं। तो इंडियन पर्सपेक्टिव को समझने के लिए जो है पॉलिटिक्स चाहे हो चाहे स्टेट क्राफ्ट पे हो, इन दोनों पे वेस्ट को अगर समझना है तो दे हैव टू अंडरस्टैंड द इंडियन वे ऑफ लाइफ, या जो हमारा यूनिक वे ऑफ थिंकिंग है उसको समझना होगा। तभी वो हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को समझ सकते हैं, या इंडियन पर्सपेक्टिव ऑन द पॉलिटिक्स एंड द स्टेट क्राफ्ट को समझ सकते हैं। तो अगर वो हमारे इंडियन वे ऑफ लाइफ और यूनिक वे ऑफ थिंकिंग को नहीं समझ पाए, तो दैट्स वाई दे हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स, इंडियन पर्सपेक्टिव ऑन पॉलिटिक्स एंड द स्टेट क्राफ्ट। तो दोस्तों समझ आया जो वी आर मेहता जी का जो कहना था। तो यहाँ पे जो प्रोफेसर मॉरिस हैं वो कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर मॉरिस, कि द नेग्लेक्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल थॉट विल रिजल्ट इनटू इम्पोवरिशमेंट ऑफ द वेस्ट। अगर वेस्ट ने इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को नहीं समझा, अंडरस्टैंड नहीं किया, उसको अपनी मेन स्ट्रीम में कंसीडर नहीं किया, तो इट विल फर्दर डाउनग्रेड द वेस्ट को डिग्रेड कर देगा, इम्पोवरिशमेंट कर देगा वेस्ट की। तो इसलिए इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो दिस आर सम आर्गूमेंट्स जो हम बात कर रहे हैं, आर्गूमेंट्स फेवर में है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स की। तो यहाँ पे मैक्स मूलर जो है, मैक्स मूलर का मानना है, विच इज़ मैक्स मूलर आप सब जानते हैं, ही इज़ नोन एज द ग्रेटेस्ट इंडोलॉजिस्ट। वो एक्नॉलेज करते हैं कि नोवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी दुनिया में दोस्तों, ह्यूमन माइंड हैज़ डेल्ट विद वेरियस क्वेश्चन ऑफ लाइफ इन सच अ डेप्थ एज इन द केस ऑफ द इंडिया। जितनी डेप्थ में इंडिया ने, ह्यूमन माइंड ने जितने भी हमारे वेरियस क्वेश्चन ऑफ लाइफ हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, अपने आसपास की चीज़ों के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए, नेचर के साथ कैसे रहना चाहिए, जितने भी हमारे डे टू डे लाइफ के क्वेश्चन हैं, जितनी डेप्थ में ह्यूमन माइंड, जितनी डेप्थ में हमने इंडिया में इससे डील किया है, दुनिया में कहीं भी किसी ने डील नहीं किया। तो दिस इज़ अनदर स्टेटमेंट फेवरिंग द इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, कि हाँ भाई इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स बहुत डेप्थ एनालिसिस किया हुआ है, बहुत अच्छे से समझा हुआ है। ऐसी बात नहीं कि इंडिया जो है पॉलिटिकल विजडम नहीं रहा है। इंडिया हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ एनलाइटनमेंट फॉर द वर्ल्ड। यस, हम लोग एक टाइम पे, हमें पूरी दुनिया की एनलाइटनमेंट के लिए, सोर्स ऑफ एनलाइटनमेंट पूरी दुनिया के लिए माना जाता है दोस्तों। तो दिस आर सम स्टेटमेंट जो हमारे फेवर में है कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स एग्जिस्ट करते हैं। हमने देखा अभी तक कि वेस्ट ने हमारे पॉलिटिकल थॉट्स को क्यों इग्नोर किया। हमने देखा एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड अपनी इम्पोज करना चाहते, कल्चर आइडियोलॉजिकल हेजिमनी को, फिर यूनिवर्सलिज्म की तरफ थे, और दूसरा कि उनका भी हमारे इंडियन वे ऑफ लाइफ की तरफ अंडरस्टैंडिंग थी। जो प्रोफेसर वी आर मेहता जी ने बोला कि एक्चुअली उनके और हमारे आउटलुक जो है थिंकिंग में वो काफ़ी डिफरेंस है। वो डिकॉटमस लाइन में सोचते हैं, हम लोग जो है कॉन्टिन्यूटी में सोचते हैं। तो मॉरिस जॉनसन, यहाँ मॉरिस जोन्स कहते हैं, यहाँ पे मॉरिस जोन्स का मानना है कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को वेस्ट के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैक्स मूलर का कहना है कि इंडिया जो है इतनी डेप्थ में उन्होंने वेरियस एक्सपेक्ट्स और वेरियस क्वेश्चंस ऑफ लाइफ को डील किया है जितना कहीं और नहीं किया गया है। तो इंडिया हमेशा से एक सोर्स ऑफ एनलाइटमेंट लाए दुनिया के लिए। तो मैं कंक्लूड करूँ तो कहूँ यहाँ पे कि 10 वी कैन से दैट इट इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट टू से कि इंडिया जो थे वो लैक करता था पॉलिटिकल विजडम। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, इंडिया ने भी पॉलिटिकल विजडम के बारे में लिखा है। आप मनुस्मृति की बात करें, आप अर्थशास्त्र की बात करें, आप रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, शुक्र नीति की बात करें। देखिए शुक्र नीति, आपको जो शुक्र नीति है वो भी धर्मशास्त्र के ट्रेडिशन से बिलोंग करती है और कंसीडर किया जाता है एज अ शुक्राचार्य सिस्टम ऑफ मोरल्स। तो ये भी धर्मशास्त्र के ट्रेडिशन से ही बिलोंग करती है। तो बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट देखेंगे हम, ये सब ने दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ स्टेट क्राफ्ट की बात हो, आइडियल्स ऑफ किंगशिप की बात हो, ऑब्जेक्टिव्स